अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question ना that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. हेलो, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मेरा यूपीएससी में ये 5वां अटेम्प्ट था। 4 मेंस मैंने दिए हैं और ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। इस बार मैंने ऑल इंडिया रैंक 248 सिक्योर करी हुई है और आज मैं आपको जो है मेंस की और प्री की स्ट्रेटजी बताऊंगा। और मैंने विदाउट कोचिंग जीएस की प्रिपरेशन और सीसेट की करी है, तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी वो सारे रिसोर्सेज बताऊंगा। मैं आपको अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। 12th तक की जो मेरी स्कूलिंग रही है वो हिंदी मीडियम से रही है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में किया हुआ है और तब से मेरा अभी तक का जो भी जर्नी और जो भी प्रिपरेशन और इंटरव्यू रहे हैं वो इंग्लिश में रहे हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं या हिंदी के बैकग्राउंड से आए हैं, मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि एक बार आप बस फियर हटाइए। फियर हटते ही इंग्लिश आपको बहुत मुश्किल, बहुत परेशान नहीं करेगी। एक बार आप यूट्यूब पे इंग्लिश की न्यूज़ देखना शुरू करिए। इंग्लिश के जो चैनल्स हैं जो स्लो स्पीड में बोलते हैं उनको आप एक बार देखना शुरू करिए। इंग्लिश में आप बहुत आसानी से कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो किस तरीके से यूपीएससी में आप जर्नी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो अगर आपको जब जीएस शुरू करनी है तो अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमी से शुरू करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में 70 to 80% जो है वो पॉलिटी और इकोनॉमी की खबरें होती हैं। तो आप पॉलिटी और इकोनॉमी किसी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपको पॉलिटी का कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। 9th, 10th, 11th और 12th, ये 12th की नहीं, 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी हैं। ये तीनों ईयर की एनसीईआरटी आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत जो है वो कर सकते हैं। और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो लक्ष्मीकांत का मैं चैप्टर करता था, साथ ही साथ जो है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे सिद्धार्थ अरोड़ा सर का जो है पूरा अनअकैडमी का चैप्टर बाय चैप्टर समरी पढ़ा हुआ था। तो चैप्टर करने के बाद मैं वो समरी देखता था कि मुझे पूरा समझ में आ गया है कि नहीं, कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी है, कोई चीज़ जो बुक कुछ और कहना चाह रही है मैंने कुछ और तो नहीं उसको समझ लिया है। वो मैं हर चैप्टर के करने के बाद करता था। उसके साथ ही साथ मैंने यूट्यूब में सिद्धार्थ अरोड़ा सर की एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने थीमेटिक 50-50 मिनट की वीडियो बनाया हुआ है कि प्रेम्बल पे बनाया है, सेपरेशन ऑफ पावर पे बनाया है, डिवीजन ऑफ लेबर पे बनाया है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे, ऐसे करके सारे टॉपिक पे, सेकुलरिज्म पे, प्रेसिडेंस की पावर पे, मर्सी पावर पे, रोल ऑफ गवर्नर पे, ऐसे करके सारे टॉपिक को मेंस के तरीके जा करके बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। और जो इसमें ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए या आपको कम समझ में आ रहा है तो एक फैजान मुस्तफ़ा सर का यूट्यूब चैनल है लीगल अवेयरनेस करके, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और फैजान मुस्तफ़ा सर ने एक नावसार का जो वेबसाइट है उस पर लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक 15 वीडियो का कोर्स बनाया हुआ था। वो एक डिग्री कोर्स था, सर्टिफिकेट कोर्स था। उसमें बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारे करें, आप अपनी नीड देखिए उसके अकॉर्डिंग कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक और वो यूट्यूब वीडियो के साथ हो गया है तो आप उतने में ही रुक जाइए। आपको लग रहा है कुछ कमी रह रही है तो आप फैजान मुस्तफ़ा साहब की जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब एक बार आप स्टैंडर्ड बुक कर लीजिए, एक बार आप दोबारा एनसीईआरटी में गो थ्रू करिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए नहीं लिखी हुई है, वो बच्चों के लिए लिखी हुई है। उसकी लैंग्वेज बहुत ही स्टोरीफाइड है, बहुत ही डाइल्यूटेड लैंग्वेज है। तो जब आप फर्स्ट थ्रू में जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसका पूरा इसेंस नहीं समझ पाते हैं, हम उसको बहुत ही लाइटली पढ़ते हैं। जबकि वो जो भी कॉन्सेप्ट आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी में ना दिया गया हो। और एक और चीज़ सीखने को मिलती है
कि उन कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखना है। ये आप जब आप दोबारा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये सारे रिसोर्सेज पॉलिटी के लिए थे। इकोनॉमी में आप 11th की एनसीईआरटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। 12th की एनसीईआरटी काफ़ी मुश्किल है, तो काफ़ी सारे टीचर महाराष्ट्र बोर्ड और तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी बताते हैं, आप उन एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मुनाल पटेल सर की वीडियो देखी थी, जो पहले जब मैंने 2019 में देखी थी, वो वीडियो मैंने 35 वीडियो थी वो देखी हुई थी। और फिर मैं हर साल सर का एक विन करके अपडेट कोर्स आता है, हर साल मैं वो कोर्स देख लेता हूँ। और हैंडआउट जो है, अभी मेरा एक बार मेंस नहीं हुआ था 2023 में, तो सर का वो पूरा हैंडआउट जो 1200 पन्ने का है, मैंने वो पूरा हैंडआउट 2 बार करा था। उसके नोट्स भी मैंने निकाल लिए थे मेंस के लिए, क्योंकि सर उसमें इकोनॉमिक सर्वे के सारे सजेशन हर टॉपिक में डालते हैं। वो सजेशन जो हैं वो मेंस के लिए जो है गोल्ड माइन है। आपको सजेशन डालने में, आपको प्रॉब्लम डालने में, आपको क्रिटिसाइज करने में, जैसे पॉलिसी अनसर्टेनिटी का क्रिटिसाइज करना है उसमें है, टैक्सेशन का क्रिटिसाइज करना है उसमें है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का क्रिटिसाइज करना है, आप 15 फाइनेंस कमीशन का क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं। तो वो नोट्स जो हैं उसमें वो इकोनॉमिक सर्वे का जो वो सजेशन सर ने हर टॉपिक में डाले हुए हैं, मेंस के लिए वो कतई गोल्ड माइन है। फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है, तो मणिकांत सर करके हैं, बेसिकली वो हिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स में उनकी 5 वीडियो हैं प्रेजेंट एंड पार्ट सीरीज करके उनके चैनल द स्टडी पे। एक उनका मार्क्सिज्म पे है, एक कैपिटलिज्म पे है, एक जेएम कीन्स पे है और 2-3 बजट पे वीडियो हैं। उससे एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बहुत ही अच्छी समझ बनी। और मैं न्यूज़पेपर का रोल यहाँ पे आपको लाना चाहूँगा। जब आप इनको पढ़ लेंगे तब एक तो आपको न्यूज़पेपर अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा ये है कि आप इन थ्योरीज के साथ इंगेज कर पाएंगे। जैसे कि मान लो हर 2 मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगा आपका मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले आप खुद भी समझ पाएंगे कि रेपो रेट बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, मनी अपना करेंसी डिवेल्यूएट हो गया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि रेपो रेट बढ़ जाएगा या फिर CRR जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप खुद भी ये चीज़ों के साथ बहुत ही लाइवली इंगेज करने लगते हैं। हर 3 महीने में एक क्वार्टरली डेटा आता है जीडीपी वगैरह का, तो वो आपका जीडीपी का रिवीजन हो जाएगा, जो आपका नेशनल इनकम वाला पूरा टॉपिक है, जीडीपी का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर आपके लिए थ्योरी को बेटर तरीके से समझने के लिए और एक रिवीजन सोर्स के तरीके आपका हो सकता है। वही बात पॉलिटी के लिए है। जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो इंडियन एक्सप्रेस जो मैं पढ़ता हूँ उसका मुझे मालूम है, इंडियन एक्सप्रेस में पार्लियामेंट से रिलेटेड 2 पन्ना अलग से आता है। क्वेश्चन ओवर क्या हो रहा है, सेंसर मोशन क्या है, कई सारी कमेटी ने क्या क्या कमेंट किया हुआ है, वो मेंस में हेल्प करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या क्या बोला, जो है बैकवर्ड सेक्शन की मिनिस्ट्री ने क्या क्या बोला कि आप रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, या जो चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने क्या क्या बोला कि न्यूट्रिशन के लिए ये करना है। या क्वेश्चन आवर में बहुत सारा डेटा निकल के आता है कि कितने स्कूल्स में अभी भी इंटरनेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितने सारे डिपार्टमेंट्स में कितने सेक्रेटरी हैं कि नहीं हैं, उन सेक्रेटरीज का सोशल कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आवर में आती हैं। तो अगर आपने पॉलिटी एक बार कर लिया है तो एक तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे, आपका जो पार्लियामेंट वाला जो लक्ष्मीकांत ने इतना बड़ा चैप्टर है वो आपका लाइवली रिवाइज होगा, और आपको मेंस के लिए जो है मेंस के लिए आपको टॉपिक, मेंस के लिए आपको कंटेंट मिलता जाएगा। तो ये तो पॉलिटी और इकोनॉमी को करने का मेरे रिसोर्सेज थे। हिस्ट्री का भी जो है मेरे ये ऑनलाइन रिसोर्सेज और एनसीईआरटी रहा हुआ है। पहले मैंने एनसीईआरटी करी, 6th की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी और 8th की एनसीईआरटी। उन एनसीईआरटीज को मैंने 11th की थीम्स के साथ मिला के किया था, क्योंकि 11th में जो थीम्स 1 है वो एंशिएंट पे है, तो 6th की एनसीईआरटी और थीम 1 मिला के किया। 7th की एनसीईआरटी मिडवल की है, थीम्स 2 मिला के किया। 8th की एनसीईआरटी मॉडर्न की है, उसको थीम 3 के साथ मिला के किया। तो ये एक इससे मेरा एक बेस बना। उसके बाद मैंने इसमें काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए हुए हैं। प्रतीक नायक सर का एक 50-55 वीडियो का एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उस प्लेलिस्ट को मैंने यूज किया। इसके बाद जो है उस समय अवध ओझा सर एक यूट्यूब पे वीडियो और फेसबुक पे लाइव लाते थे, उन वीडियो को मैंने देखा था।
मणिकांत सर का जो प्लेलिस्ट है प्रेजेंट एंड पास्ट, वो मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही थॉरो अंडरस्टैंडिंग, और आपको रट्टा नहीं मारना, कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, वो हिस्ट्री में ग्राउंडिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर आप वो प्रेजेंट एंड पास्ट सीरीज और क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज उसकी आप प्लेलिस्ट बना लीजिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री करके, और वो देखते जाइए, बहुत ही हेल्पफुल वो सीरीज है। मैं इसमें आरती चावड़ी मैम का भी मेंशन करना चाहूँगा। मैम बहुत ही रिलीजियसली तरीके से डेली जो है PYQ का वीडियो लाती हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो फ्री वीडियो आते हैं, वो मैं करता था। उससे क्या है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स हैं, वो PYQ करते करते जो PYQ नहीं आया, जो आपने गलत किया उसको आपने नोट कर लिया, सब नोट करते गए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स रह जा रहे हैं वो गैप्स आपके इससे फिल हो जाएंगे। और हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री से आपको कतई नहीं भागना है, और मिस में भी, ये मार्केट के स्ट्रेटजी में भी नहीं आना है कि एंशिएंट मिडिवल मत करो। आप देखो पिछले 2 प्रीलिम्स में एंशिएंट और मिडिवल के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मेंस में भी अब जितने क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं उतने ही एंशिएंट और मिडिवल से आ रहे हैं। तो एंशिएंट मिडिवल भी करिए, मॉडर्न भी करिए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी करिए। क्यों? इसका एक दूसरा रेलेवेंस निबंध ऐसे के पेपर में आता है। अगर आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से किया हुआ है, आपको इतने एग्जाम्पल मिलेंगे, इतने आपको टेम्पोरल स्केल में यूज कर सकते हो, हर चीज के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक ऐसे से आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे लास्ट ईयर एक ऐसे आया था कि शिप जो सिंक करता है, जहाज जो डूबता है, वो अपने आसपास के पानी से नहीं डूबता है, जो उसके अंदर पानी भर जाता है उससे डूबता है। तो क्या कहना चाह रहा है, ये इंटरनल डिके का बोलना चाह रहा है। इसके आप कितने एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि सोवियत रसिया का पतन क्यों हुआ, इंटरनल डिके की वजह से पतन हुआ। पाकिस्तान का पार्टीशन क्यों हुआ, इंटरनल डिके की वजह से हुआ। या जो ऑटोमन एम्पायर था उसका डिके क्यों हुआ, जो यंग टर्क मूवमेंट था, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ये जब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में ग्राउंडिंग होगा, तब आप एशिया के पेपर में बहुत अच्छे एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री जो है एक बार मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इंगेज करेंगे उसके साथ, बहुत ही अच्छा होता जाता है। अब जैसे चेंज में आता है, अशोक एग्जाम्पल यूज करते हैं। ऐसे के पेपर में, इथिक्स के पेपर में अपने इंडियन के कल्चर के टॉलरेंस को आपको अगर रिफ्लेक्ट करना हो, हिस्ट्री से एग्जाम्पल आता है। आप देखिए यूरोप में जो है क्राइस्ट को उन्होंने अलग बातें कही और उनको सूली पे टांग दिया गया। इंडिया में 6th सेंचुरी में क्या है, कितने सारे नए थिंकर आ रहे हैं, उनको किसी ने नहीं टांगा, उनके साथ लाइवली डिबेट हो रही है, उनके साथ बुद्ध को सारे राजा पैट्रोनेज कर रहे हैं, महावीर को पैट्रोनेज कर रहे हैं। तो ये दिखाता है इंडिया में कि एक हेटेरोडॉक्स थॉट के लिए, एक न्यू थॉट के लिए इंडिया में कितना टॉलरेंस रहा है। ये सारे एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री से मिल रहे हैं। या कल्चर की, रिलीजन की कितनी फ्लूइडिटी है, आप उसको देखिए। मौर्य एम्पायर में आप देखिए, मौर्य एम्पायर में क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने जैन रिलीजन को अपनाया, जो उनके बेटे थे बिंदुसार उन्होंने आजीवन सेक्ट को अपनाया, और जो उनके बेटे अशोक हैं उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। इससे क्या पता चलता है कि कितनी फ्लूइडिटी है थी हमारे एंशिएंट कल्चर में, कितना टॉलरेंस था रिलीजन को लेकर, रिलीजन और न्यू आइडियाज को लेकर कितना टॉलरेंस था। ये सारे एग्जाम्पल आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में ही मिल सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री को मेरा अच्छा इसलिए रिलेशन रहा है, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ऐसे और इथिक्स में यूज किया हुआ है। इथिक्स में मैं एक और बोल देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे इथिक्स में गांधी जी के एग्जाम्पल आप यूज करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल रटे रटाए हो जाते हैं। अब जैसे गांधी जी की इंटीग्रिटी क्या थी, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी का जो पहला आश्रम था, जो साबरमती के तट पे था, उसमें एक दलित कपल रहने आया। तो उस कपल की वजह से बहुत सारे जो इनके फंडर थे, जो इनको फंड कर रहे थे, वो अपना पैसा वापस लेने वाले थे। जो बा थी, जो इनकी वाइफ थी, वो तक कह रही थी कि मैं आश्रम को छोड़ के चली जाऊंगी। जो इनके चचेरे भाई थे वो आश्रम छोड़ने को तैयार हो गए। गांधी जी का क्या स्टैंड था, आप लोगों को आश्रम छोड़ना है छोड़ दीजिए, ये जो दलित कपल है, दूधा भाई हैं, ये नहीं जाएंगे। इससे पता चलता है इंटीग्रिटी क्या है, गांधी जी की इंटीग्रिटी क्या थी, या हायर पावर्स के खिलाफ कैसे स्टैंड करना है। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो था, आप देखो उसमें वो किसके खिलाफ स्टैंड कर रहे थे, साराभाई फैमिली के खिलाफ, और साराभाई फैमिली उनको फंड करती थी। तो किस तरीके से आप अपने सुपीरियर के खिलाफ भी, अगर आपका कॉन्साइंस क्लियर है, अगर आपके प्रिंसिपल्स क्लियर है, तो आप अपने सुपीरियर के खिलाफ भी किस तरीके से प्रिंसिपल स्टैंड ले सकते हैं। और क्या हुआ,
साराभाई की जो बहन थी अनसुईया साराभाई, उस प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से वो गांधी जी की सपोर्टर बन गई। तो ये एग्जाम्पल जो है वो इथिक्स में, ऐसे में, हिस्ट्री से आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फिर ज्योग्राफी को लेकर जो है, ज्योग्राफी में आप जो है 6th 7th 8th की भी एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। आप जो है 11th की भी एनसीईआरटी से केवल काम चला सकते हैं, 11th 12th की एनसीईआरटी से। उसके बाद मैंने जीसी लियोंग बुक करी हुई थी। अगर आपको 11th की एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाती है तो शायद आप जीसी लियोंग को अवॉइड कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेस में सबसे पहले मैंने इसमें अजीत तिवारी सर का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ था, वो देखा था। उसके बाद जो मुझे लगता है जो मेरी सबसे अच्छी समझ ज्योग्राफी में बनी है, एक एसएस ओझा सर का चैनल है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो अब एक्सपायर कर गए हैं। अगर वो होते तो मैं उनको जरूर मिलता। बहुत ही अच्छी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की प्लेलिस्ट सेम पड़ी हुई हैं। सारे टॉपिक में, फिजिकल ज्योग्राफी की, ओशियनोग्राफी की, क्लाइमेटोलॉजी की, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मैपिंग की, सारी की बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट जो है वो पड़ी हुई है। फिर मैपिंग के लिए जो है सुदर्शन गुज्जर सर की प्लेलिस्ट जो है वो उसका कोई जवाब नहीं है। उनका फिजिकल ज्योग्राफी का भी जो है प्री के पहले एक मैराथन वीडियो आता है, आप वो देख सकते हैं, अपनी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी फिर आपको ज्योग्राफी में अच्छी ग्राउंडिंग बनाने के लिए। एक काम आप और कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर इनको साथ में कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ओवरलैप करते हैं। और प्री में जो आजकल इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन तीनों के हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं। वो एग्रीकल्चर से पूछेगा, उसमें लोकेशन पूछ देगा, और कुछ ना कुछ उसमें सस्टेनेबिलिटी का भी एंगल आ जाएगा। तो यही हाल मेंस में भी होता है। मेंस में जो GS1 में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर का आता है, वो कई बार एनवायरमेंट का होता है, और कई बार वो GS3 में जब पूछता है तो उसमें ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर आप इनको साथ में ही कर लीजिए। एनवायरमेंट के लिए आप कोई भी मार्केट की बुक उठा लीजिए, जो भी मार्केट की अच्छी किताब हो। और जो मैंने कई बुक्स यूज करी हैं, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत ही बड़ी रही है। तो बाद में मुझे लगा जो अनअकैडमी की एक बुक आती है, जो उनकी बुकलेट आती है, वो बहुत ही अच्छी बुकलेट है। 250-300 पन्ने की है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। उसमें प्री मेंस दोनों का है, बहुत ही अच्छी बुकलेट है। हाँ, हिस्ट्री के लिए मैंने एक बात और बता देता हूँ, बहुत ही मेरा इससे ज़्यादा ही लगाव रहा है। मैंने 2nd और 3rd अटेम्प्ट में मैंने इसमें द वंडर दैट वाज इंडिया वो भी पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है। और मॉडर्न हिस्ट्री में और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए स्पेक्ट्रम के साथ प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़ी थी, क्योंकि प्लासी टू पार्टीशन जो है थोड़ा इन डेप्थ में जाके आपकी समझ बनाती है। और कई बार उससे डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट प्री में भी उससे एक बार क्वेश्चन आया था, एज ऑफ कंसेंट, जो रुक्खम भाई वाला क्वेश्चन था साइंस से, वो उसी से उठ के आया हुआ था। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने बेसिक रिसोर्सेज कर लिए हैं, तब इन रिसोर्सेज की तरफ जाइए। मेरा मत कॉपी कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत लंबी जर्नी रही है। ये मैंने शायद 2nd और 3rd अटेम्प्ट में इन बुक को यूज किया है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। IR के लिए फिर आता है GS2 में। IR के लिए मैंने मार्केट की बुक यूज करी हुई थी, बल्कि बुक है, लेकिन मुझे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं लगा। आप कोई भी बुक उठा लीजिए जो 150 से 200 पन्ने की हो, या आप 12th क्लास की पॉलिटी की NCERT उठा लीजिए। उसमें जो है पूरा जो स्टार्टिंग का जो फंडामेंटल्स ऑफ द IR है वो अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसको आप थॉरली पढ़ लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन का अच्छा आर्टिकल आता है, अगर आप साल भर पढ़ेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। हिंदू में भी सुहांसिनी हैदर मैम और हैप्पी मोहन जैकब सर का आता है। और आप सोशल मीडिया वगैरह का अगर आप यूज करते हैं तो जैसे एक्स ट्विटर पे इन कुछ सारे एम्बेसडर्स को, या कुछ हैप्पी मोहन जैकब सर को, सुहांसिनी हैदर मैम को, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी करंट डेवलपमेंट्स होते हैं उन पे इनका टिप्पणी, एनालिसिस आता रहता है। आप सारे करंट इवेंट्स के कनेक्ट में रहते हैं और आपका मेंस के लिए तैयार होता रहता है। तो ये तो स्ट्रेटजी रहेगी IR के लिए। फिर इसके बाद जो है एनवायरनमेंट का मैंने बता ही दिया है। साइंस एंड टेक में नीरज नचिकेत सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट थी, वो मैंने देखी थी। इसके बाद साइंस एंड टेक के लिए जो है आप योजना को देखते रहिए। कई बार योजना का जो है वो सिर्फ साइंस एंड टेक पे ही आया है। एक योजना का 75 ईयर जब सेलिब्रेट कर रहे थे तब एक साइंस एंड टेक पे आया था। अब चेक कर लीजिए योजना, साइंस एंड टेक, कुछ 2-3 योजना के इशू आए हुए हैं जो केवल साइंस एंड टेक पे हैं।
उनको आप देख लीजिए, उससे बहुत ही अच्छी आपकी मेंस आंसर राइटिंग लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर आप GS4 पे आते हैं इथिक्स के लिए। तो इथिक्स में भी मेरे मार्क्स जो हैं बहुत वेरी किए हुए हैं। पिछले मैंने 4 मेंस दिए हुए हैं चूंकि, और स्टार्टिंग के 2 मेंस में मैंने सब कुछ किया। विजन IS की जो है पायरेटेड वीडियो देखा, टॉपर के नोट्स हिज्जा बाई हिज्जा रट्टा मारा, और टॉपर्स की कॉपी को मैंने रटा, वो कॉपी करने का प्रयास किया, बहुत सारा कुछ किया। लेकिन दोनों बार मेरे 90 और 91 नंबर आए। पिछली बार मैंने उसमें PYQ राइटिंग किया, लेकिन PYQ राइटिंग में भी चूंकि कोई इवेल्युएट करने वाला नहीं था और मेरा फोकस क्वांटिटी पे था, सारा कर लूँ, तो वो मार्क्स इंप्रूव हुआ, 100 पहुंचा, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। इस बार जो मैंने किया हुआ है, एक यूट्यूब पे पीयूष सर की 25 वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें उन्होंने टॉपिक का 5-5 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में, और उन्होंने पिछले 3-4-5 सालों का पेपर को सॉल्व करके बताया हुआ है, वो देख सकते हो। और उन्होंने तरीका बताया हुआ है प्रॉपर अलग से कि कोटेशन वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, नॉन कोटेशन वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आपको केस स्टडी को कैसे हैंडल करना है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रही है मुझको लगता है। इस बार मैंने उससे नोट्स बनाए थे और उन नोट्स को मैंने 4 से 5 बार पूरे मेंस के दौरान रिवाइज किया हुआ है। इस बार मेरे 120 हैं उसमें, मतलब 120 कोई बहुत ही अच्छे मार्क्स नहीं, लेकिन इतने मार्क्स हैं कि आपका शायद फाइनल लिस्ट में आपका नाम इसकी वजह से आ जाएगा। फोरम IS में अमन सर हैं, उन्होंने बहुत गाइड किया हुआ है कैसे जो है जल्दी आंसर पे आ जाना है, कैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिमांड को समझना है, तो उन्होंने कैसे आंसर की स्ट्रक्चरिंग करनी है। और मेंस के पहले एक आयुष सर का जो फोरम IS के उनका एक वीडियो आया हुआ था, उसमें उन्होंने इथिक्स को लेकर स्पेशल गाइड किया हुआ था कि कैसे आप उसमें इथिकल रिफ्लेक्शन आखिरी पन्ने में मेंशन कर सकते हैं। या लास्ट ईयर शायद सृष्टि डबास मैम की जिनकी 6th रैंक थी, उन्होंने कैसे माई व्यू या माई अंडरस्टैंडिंग करके एक ब्लॉग बनाया, एक उसमें ऐड कर दिया था। या जो लास्ट ईयर जिनकी AIR 1 थी, उन्होंने माई अप्रोच को उन्होंने पाई चार्ट से या बार चार्ट से बता दिया था। वो कुछ आप कर सकते हैं केस स्टडी के लिए, तो वो केस स्टडी के लिए आपको हेल्प करेगा। ऐसे के लिए जो है मैंने पहले विकास रंजन सर की 10 वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो मैंने देखी थी, कोर्स मैंने परचेज किया था वो वाला। और उसके बाद जो है ऐसे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट हैं, एक तो हिस्ट्री का मैंने बताया हुआ है, हिस्ट्री में आपकी अच्छी ग्राउंडिंग होनी चाहिए, बहुत हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, इथिक्स में होनी चाहिए। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर आपकी अच्छी ग्राउंडिंग होगी तो आपको बहुत हेल्प करेगा। सोसाइटी का भी, जैसे मेरा सोशियोलॉजी था, तो सोसाइटी की मुझे अच्छी समझ, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि बॉयज जो हैं वो बॉक डाउन होते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन से, और गर्ल्स जो हैं वो बॉक डाउन होती हैं ओवर कंट्रोल से, शायद ऐसे करके। इस तरीके के जो भी ऐसे आते हैं वो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग से आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये अगर ये रिसोर्सेस हैं आपका GS के रिसोर्सेस, और इन कुछ टॉपिक्स में आपका ज़्यादा ध्यान, वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, इथिक्स में, एनवायरनमेंट में और सोसाइटी में, ये अगर आपने ये कर लिया है तो ऐसे का कंटेंट आपके पास हो जाएगा। फिर लिखना कैसे है वो बात की बात है, कंटेंट आपके पास हो जाएगा। अब आते हैं CSAT की बात करते हैं। CSAT का पेपर जो है मेरा पहली बार जब प्री नहीं हुआ था तो CSAT की वजह से नहीं हुआ था। हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखनी है कि ये पेपर ना बहुत ब्रूटल ऑनेस्टी और अवेयरनेस का पेपर है। आपको जो है ना अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि आपको मैथ में कौन सा टॉपिक आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन आप मत टच करिए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन में एंगेज होंगे उतना आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपके कान गर्म होने शुरू हो जाएंगे और आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर देंगे। आपको अगर अवेयरनेस रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रीजनिंग कितनी आती है, कितने टॉपिक आप रीजनिंग के कर लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को टच करिए। और मेरा जो हर बार लगातार 4 बार CSAT हुआ है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से हुआ है। बहुत आसान है, मतलब मेरे लिए आसान है शायद इसलिए लग रहा हो, लेकिन बहुत मुश्किल तो कतई नहीं है। मधुकर कोटावे सर की एक 2019 की प्लेलिस्ट है जिसमें 6-7 वीडियो, उसमें पूरा CSAT का है, उसमें 6-7 वीडियो जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। उनकी गाइडेंस जो है वो बहुत ही हेल्प करी हुई है कि आपको एलिमिनेशन से जाना है, आपको कंप्लीटली निगेट करते जाना है,
या जो प्री एजम्पशन का पूछते हैं उसमें आपको किस तरीके से सोचना है। या मान लीजिए कि कोई एक कॉम्प्रेंशन ऐसे आया हुआ है जिसमें वो बात कर रहा है कि सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है, ऐसे इनइक्वालिटी अगर बढ़ती जाएगी तो हमारी जो है ग्रोथ जियोपार्टाइज हो जाएगी, सोसाइटी में शायद टर्बुलेंस हो जाएगा। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं ऐसे, जब आप ये पढ़ रहे हैं पैसे, तो आपको विजुअलाइज भी करना है कि ये बात कौन कर सकता है। ये बात एक लिबरल इकोनॉमिक थिंकर कर सकता है या एक मार्क्सिस्ट लीनिंग थिंकर वाला कर सकता है, एक जो सोशलिस्ट लीनिंग वाला जो थिंकर है वो कर सकता है। तो अगर आप दिमाग में इमेज बनाते जाएंगे ना, तो आपको जो एजम्पशन का जो आंसर निकालने में बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जो लिबरल इकोनॉमिक थिंकर वाला पॉइंट है, कोई बोलेगा कि एक ऑप्शन रहेगा कि मार्केट इकोनॉमी की फॉलो करने की बात कर रहा है, आप जान जाएंगे ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बात जो बोलेगा, ये जो बात बोली है, ये कोई मार्क्सिस्ट थिंकर वाला बोलेगा। तो आपको ये थोड़ा इमेजिन करते जाना है। सीसैट में टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है तभी आपको वो करना है। कितने करने हैं, जैसे मैंने किया है तो मेरा हर बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से हो रहा है। 27 आते हैं करीब, मैं 25 करता था, उसमें हर बार 22-23 सही हुए हैं। और इसमें प्रैक्टिस करके आप टाइम मैनेजमेंट पहले से सीख के जाइए। जैसे कि मैं क्या करता था, हर बार सीसैट का पेपर आने के पहले 10 दिन पहले लगातार 3-4 दिन दिन रात यही करता था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2011 से उस साल तक के दिन रात फिर वही किया मैंने। और क्या किया उसमें, उससे क्या होता था, एक्यूरेसी आ जाती थी और टाइम आ जाता था। मेरा बेस्ट टाइम तो बहुत कम आ गया था, मैं 1 मिनट में 2 या 1.5 पैसेज करने लगा था। इतना आपका ना भी है कोई जरूरी नहीं। आप अगर 1 मिनट में 1 पैसेज कर रहे हैं ना, तो आपका क्या हुआ, आपने 25 पैसेज करने हैं, वहां पे आप एग्जाम प्रेशर में आपने आधा घंटे में कर लिया, 30 मिनट में कर लिया। अब आपके पास 1.5 घंटे हैं रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो अगर आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टाइम पहले से बना के जाएंगे तो वो वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द डीकेटी लिसनर्स। आपको बहुत सारी सफलता मिले, आपके बहुत सारे अच्छे नंबर आए और आपको डाउन स्केलिंग का भी सामना ना करना पड़े। ऑल द बेस्ट।